डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने मैनेजमेंट का मीनिंग और डेफिनेशन पढ़ा। आज हम प्रबंध के सिद्धांत पढ़ेंगे। प्रबंधक जब अपनी संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन करते हैं या प्रबंधकीय प्रक्रिया का निष्पादन करते हैं तो उनके मार्ग में अनेक समस्याएं आती है और जब तक इन समस्याओं का समाधान नहीं कर दिया जाए प्रबंधक प्रबंधकीय प्रक्रिया के निष्पादन में आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए वे अपने अनुभव एवं शोध के आधार पर मैनेजर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस एंड रिसर्च क्या करते हैं, कुछ आधारभूत सत्य या कुछ आधारभूत तथ्य यानी कि फंडामेंटल फैक्ट्स विकसित कर लेते हैं और ये फंडामेंटल फैक्ट्स प्रबंधकीय प्रक्रिया के निष्पादन में उनका मार्गदर्शन करते हैं। इन्हीं फंडामेंटल फैक्ट्स को, इन्हीं आधारभूत सत्यों या तथ्यों को प्रबंध के सिद्धांत कहते हैं। प्रबंध के सिद्धांतों के बारे में जॉर्ज आर टेरी का मत है कि सिद्धांत आधारभूत विवरण या सत्य हैं जो विचार या प्रयास का मार्गदर्शन करता है। A principle can be defined as a fundamental statement or truth providing guide to thought or action. कुंट्स एवं ओडोनेल ने ये कहा है कि प्रबंध के सिद्धांत सामान्य मान्यता के आधारभूत सत्य हैं। According to Kuntz and O'Donnell, management principles are fundamental truths of general validity. अलग अलग प्रबंध शास्त्रियों ने प्रबंध के अलग अलग सिद्धांत बताए हैं। फ्रेंच इंडस्ट्रियलिस्ट और माइनिंग इंजीनियर हेनरी फेयोल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में प्रबंध के 14 सिद्धांतों का वर्णन किया है। कुंट्स एवं ओडोनेल ने प्रबंध के 57 सिद्धांत बताए हैं। इसी प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध के जन्मदाता फ्रेडरिक विंसन टेलर, उर्विक, ओलिवर सेल्डन, जॉर्ज आर टेरी आदि प्रबंध शास्त्रियों ने भी प्रबंध के अलग अलग सिद्धांत बताए हैं। हम मुख्य सिद्धांतों में सबसे पहला सिद्धांत उद्देश्य का सिद्धांत लेते हैं। आप सबको पता है कि प्रत्येक संगठन, प्रत्येक संस्था एक निर्धारित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्थापित किया जाता है और इस उद्देश्य को पूर्व निर्धारित उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य का सिद्धांत हमें यह बताता है कि संगठन या संस्था के प्रत्येक सदस्य को इन संगठनात्मक उद्देश्यों की भली भांति जानकारी होनी चाहिए एवं केवल जानकारी होना ही पर्याप्त नहीं है, प्रत्येक सदस्य को इन उद्देश्यों की प्राप्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता से सहयोग देना चाहिए। यह है उद्देश्य का सिद्धांत। अगला सिद्धांत है श्रम विभाजन या विशिष्टीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन। प्रबंध का यह सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि एक व्यक्ति समस्त कार्य करने में दक्ष नहीं होता है। अतः किसी भी संस्था में, किसी भी संगठन में प्रबंधक जब अपने कर्मचारियों को कार्यों का बंटवारा करता है तो
कर्मचारियों की योग्यता, उनकी रुचि एवं उनकी दक्षता को ध्यान में रखा जाना चाहिए। According to this principle, jobs should be assigned to the employees on the basis of their abilities, their interests and their capabilities. यदि इस सिद्धांत की पालना करते हुए कर्मचारियों को कार्य सौंपा जाता है तो प्रत्येक कर्मचारी अपने कार्य को बहुत ही प्रभावीपूर्ण तरीके से निष्पादित कर सकेगा। अगला सिद्धांत है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत। नियंत्रण के विस्तार के सिद्धांत का प्रतिपादन ग्रेकुनाज ने किया था। ग्रेकुनाज के अनुसार एक सुपीरियर के अंडर में उतने ही सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए जिन पर वह प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। अर्थात अन्य शब्दों में, एक अधिकारी के अधीन उतने ही कर्मचारी होने चाहिए जिनकी क्रियाओं पर एवं आपसी संबंधों पर अधिकारी प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर सके। ग्रेकुनाज ने यह संख्या 4 या अधिकतम 5 बताई है। प्रबंध का अगला सिद्धांत है आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत प्रबंधकों को यह बताता है कि एक कर्मचारी को एक समय पर एक ही अधिकारी द्वारा एक ही आदेश दिया जाना चाहिए तथा उस कर्मचारी को उसी अधिकारी के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। अर्थात किसी भी संस्था में आदेशों की दोहरी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। यदि किसी संस्था में, किसी विभाग में आदेशों की दोहरी व्यवस्था है, ड्वेल सिस्टम ऑफ ऑर्डर्स है, तो इससे कर्मचारी कंफ्यूज्ड होंगे, कर्मचारी भ्रमित होंगे और एक आदेश की अर्थात जिस आदेश की पालना करेंगे वह भी प्रभावपूर्ण तरीके से नहीं हो पाएगा। इसलिए आदेश की एकता का सिद्धांत ये कहता है एक कर्मचारी को एक समय पर एक अधिकारी से एक ही आदेश मिलना चाहिए। अगला सिद्धांत है निर्देश की एकता का सिद्धांत। निर्देश की एकता का सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि समान उद्देश्यों वाली क्रियाओं के समूह को एक ही योजना तथा एक ही अध्यक्ष द्वारा निर्देशित किया जाना चाहिए। अर्थात वन हेड एंड वन प्लान फॉर ए ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव। आदेश की एकता एवं निर्देश की एकता के सिद्धांत में बेसिक डिफरेंस यह है कि आदेश की एकता का सिद्धांत व्यक्तियों पर लागू होता है जबकि निर्देश की एकता का सिद्धांत इन व्यक्तियों द्वारा परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटीज या क्रियाओं पर लागू होता है। और यह भी एक बात महत्वपूर्ण है कि निर्देश की एकता के अनुपस्थिति में आदेश की एकता का सिद्धांत लागू करना कठिन होता है। अगला सिद्धांत हम लेते हैं अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। इस सिद्धांत को एक्सप्लेन करने से पहले ये जान लेते हैं कि अधिकार क्या होते हैं और दायित्व क्या होते हैं। दिए गए कार्य को पूरा करने के लिए प्राप्त साधन एवं शक्तियां ही अधिकार कहलाते हैं और सौंपे गए कार्य को पूरा करने की बाध्यता ही दायित्व है। इस संबंध में फेयोल ने ये स्पष्ट किया है कि संगठन के प्रत्येक स्तर पर अधिकार एवं दायित्वों की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को समुचित अधिकार एवं दायित्व दिए जाने चाहिए। इसके साथ ही साथ ये सिद्धांत यह स्पष्ट करता है कि प्रत्येक कर्मचारी को अधिकार एवं दायित्व में समान अनुपात रखना चाहिए। अर्थात जिस कर्मचारी को जिस मात्रा में अधिकार दिए जाते हैं
उसके अनुसार ही उसी मात्रा में दायित्व भी सौंपे जाने चाहिए। अन्य शब्दों में, यदि किसी कर्मचारी को अधिकार अधिक दिए गए हैं और दायित्व कम दिए गए हैं, तो हो सकता है वह कर्मचारी अधिकारों का दुरुपयोग करे। और यदि किसी कर्मचारी को दायित्व अधिक दे दिए गए हैं और अधिकार बहुत ही कम दिए गए हैं, तो हो सकता है कर्मचारी को जो दायित्व दिया गया है उसका निर्वाह वह ठीक ढंग से नहीं कर पाए। इसलिए अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत ये स्पष्ट करता है कि प्रबंधक जब भी कर्मचारियों को अधिकार एवं दायित्व दें तो उनमें बैलेंस रखना चाहिए। और आज का लास्ट सिद्धांत हम लेते हैं केंद्रीयकरण का सिद्धांत। केंद्रीयकरण से आशय उच्च अधिकारियों द्वारा समस्त अधिकार एवं शक्तियां अपने ही हाथों में केंद्रित करने की प्रवृत्ति से है। All the powers are centralized in the hands of managers. फेयोल क्या कहते हैं? अधिकारों का केंद्रीयकरण न अच्छा है और न ही बुरा। किसी भी संस्था में, किसी भी उपक्रम में, किसी भी संगठन में केंद्रीयकरण होगा या विकेंद्रीयकरण, ये इस बात पर निर्भर करता है कि उपक्रम का आकार छोटा है या बड़ा है। साइज ऑफ द एंटरप्राइज, यदि उपक्रम का आकार, संस्था का आकार छोटा है तो प्रबंधक अधिकारों का केंद्रीयकरण कर सकते हैं। लेकिन यदि संस्था का आकार वृहत है, बड़ा है, तो विकेंद्रीयकरण की वृत्ति को अपनाना ही पड़ेगा। इसी प्रकार यदि संगठन या संस्था के कर्मचारी परिपक्व हैं तो अधिकारों का विकेंद्रीयकरण किया जा सकता है, और यदि अधिकांश कर्मचारी अपरिपक्व है तो अधिकारों का केंद्रीयकरण करना ही अच्छा होगा। ठीक इसी प्रकार प्रबंधकों की वृत्ति क्या है, प्रबंधकों को पसंद क्या है, वो क्या चाहते हैं, केंद्रीयकरण चाहते हैं या अधिकारों का विकेंद्रीकरण, इस पर भी निर्भर करेगा कि वो अधिकारों का केंद्रीकरण करते हैं या विकेंद्रीकरण। आज हम केवल 7 ही सिद्धांतों को देखेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।